हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इकोनॉमिक्स विद रवि। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी। इस टॉपिक में हम सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है और ऑटोनोमस फ्लो एंड अकोमोडेटिव फ्लो का क्या रोल है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और साथ में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट भी पढ़ेंगे। ये एक इग्नू एमए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कोड MEC 107 का एक चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ेंगे। और ये ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले एनालाइज किया है, पिछले प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट पूछ लिया, उसका मीनिंग पूछ लिया, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या हो गया ये पूछ लिया। कभी कभार उसका ऑटोनोमियस फ्लो और अकोमोडेटिंग फ्लो का क्या रोल है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो ये पूछ लिया। तो इस चीज़ को हम पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है जो हमें ये बताता है कि एक कंट्री ने फॉरेन कंट्री के साथ क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए। जैसे एक्सपोर्ट हो गया, उन्होंने क्या एक्सपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, क्या उन्होंने ट्रेड किया, क्या रेमिटेंसीज हैं उनकी। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक चीज़ का रिकॉर्ड रखता है अपने पास कि हमारे जो रिलेशन है, जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं फॉरेन देश के साथ, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो गुड्स का ही होता है, तो वो सारी चीज़ें का रिकॉर्ड रखती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। ट्रैक मनी इन फ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस एक्स्ट्रा। टेल अस इफ ए कंट्री इज अर्निंग और स्पेंडिंग मोर इन फॉरेन एक्सचेंज। ट्रैक मनी इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब होता है कि पैसा ज़्यादा आ रहा है, जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो वो इनफ्लो में आता है। और अगर पैसा कम आ रहा है और फॉरेन में पैसा हमारा ज़्यादा जा रहा है, तो उसको हम आउटफ्लो कहते हैं। ठीक है, मतलब इन का मतलब आ रहा है, आउट का मतलब जा रहा है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोला, इनफ्लो और आउटफ्लो का ही मतलब है। इससे हमारे देश की जो फाइनेंशियल हेल्थ है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका आइडिया मिलता है। तो ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद आ गया सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस व्हेन टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ग्रेटर देन आउटफ्लो, एग्जांपल एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट। सरप्लस का मतलब मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। सरप्लस का मतलब है बढ़ना, प्लस में पॉजिटिव होता है सरप्लस। जैसे एक कंट्री अर्न ज़्यादा करती है, जितना उसने स्पेंड किया है उससे ज़्यादा अर्न करती है, तो वो सरप्लस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडिया है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किए गुड्स को, मान लो 100 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए, और फॉरेन देश से 80 करोड़ का इंपोर्ट किया, मतलब बाहर से जो गुड्स हैं वो हमने 80 करोड़ के खरीदे, तो इसमें क्या है, 20 करोड़ का हमें सरप्लस हुआ है। और सेम इसी का अपोजिट होता है डेफिसिट, जब हम किसी चीज़ में अर्न कम करते हैं और स्पेंड ज़्यादा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने एक्सपोर्ट 80 करोड़ का किया, ठीक है, और इंपोर्ट 100 करोड़ का कर रहे हैं। भाई बाहर देश में, फॉरेन कंट्री में हम अपने जो गुड्स वगैरह हैं वो 80 करोड़ के बाहर एक्सपोर्ट किए और इंपोर्ट 100 करोड़ का किया, तो वो डेफिसिट में चला गया, तो हमारा क्या, 20 करोड़ डेफिसिट में गया। ये दोनों अपोजिट है आपस में। सरप्लस का होता है बढ़ना और डेफिसिट का होता है घटना, यानी कि नुकसान। सरप्लस जैसे अर्न ज़्यादा करते हैं और जिसमें स्पेंड हम कम करते हैं, और डेफिसिट में आ गया स्पेंड हम ज़्यादा करते हैं और अर्न हम कम करते हैं, सिंपल भाषा में। उसके बाद आ गया हमारा ऑटोनोमियस फ्लो। ऑटोनोमियस फ्लो also called above the line items। ऑटोनोमियस फ्लो हमारी रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से होता है, जैसे ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, रेमिटेंसिस हो गया, और ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिसिट क्रिएट कर सकता है। और ये एक इंडिपेंडेंट होता है, जहाँ हमारे देश की गवर्नमेंट या आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं कर सकती फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे फॉरेन का इन्वेस्टमेंट का आना या जाना, मनी रिसीव करना या सेंड करना टू एनआरआई, इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसी।
इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसी होती है जैसे हमारे देश का कोई नागरिक बाहर रहता है, ठीक है, और वो बाहर से क्या करता है भाई, पैसे भेजता है हमारे देश में। ऐसे यूएसए में गई हैं तो डॉलर में पैसे वहाँ से हमारे देश में भेजता है, और जहाँ फिर हमारे देश के जो लोग हैं, जो अपने कोई बंदा वहाँ पे रह रहा है फॉरेन में, तो वहाँ को पैसे भेजता है। तो इस ये जो ट्रांजैक्शन होती है इसको हम इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसीज में आती है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन के पैसों का आना या जाना, हमारे देश में उनका पैसा इन्वेस्ट करना, एनआरई को पैसे भेजना, उसके साथ एक होता है कि फॉरेन से लोन लेना डेवलपमेंट के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए लोन लेना, या हम उनको लोन देते हैं। तो ये सारे मेन रीज़न हैं हमारे देश में पैसा आने के और पैसा बाहर जाने के। अब उसके बाद आ गया दूसरा, अकोमोडेटिंग फ्लो। अकोमोडेटिंग फ्लो को हम बिलो द लाइन भी कहते हैं। इसका काम सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसे सर बैलेंस करना होता है, जैसे सरप्लस ज़्यादा हो गया या डेफिसिट ज़्यादा नुकसान हो गया, इस चीज़ को सरप्लस या डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है अकोमोडेटिंग फ्लो का। और ये चीज़ फिक्स करती है इम्बैलेंस को। इम्बैलेंस जैसे सरप्लस हो गया, डेफिसिट, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है इसकी वजह से, ऑटोनोमीज की वजह से। ऑटोनोमी फ्लो की वजह से जो इम्बैलेंस होता है, जैसे सरप्लस हो गया, डेफिसिट हो गया, तो उस चीज़ को फिक्स या उस चीज़ को मैनेज करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, अकोमोडेटिंग फ्लो का। और इस चीज़ को मैनेज कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक करता है, जो गवर्नमेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे टेकिंग लोन फ्रॉम आईएमएफ, यानी कि गवर्नमेंट आईएमएफ से लोन लेती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिसिट है उसको कवर करने के लिए। आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद आ गया आरबीआई यूज़ करती है फॉरेक्स रिजर्व का। जैसे यूसेज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व होता है जैसे जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आती है, तो वो हमारे पास डॉलर, यूरो या पौंड्स में आती है। तो फिर उस करेंसी को ना आरबीआई अपने पास संभाल के रखता है, तो फिर इमरजेंसी पड़ने पर उसका यूज़ किया जाता है। तो वो हो गया यूसेज फॉरेक्स रिजर्व, जो उस समय का संभाल के रखा हुआ पैसे को उस समय इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ गया कंपोनेंट ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो प्रकार के मेनली कंपोनेंट होते हैं, जैसे करंट अकाउंट हो गया और कैपिटल अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट में आता है शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन, और कैपिटल अकाउंट में आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फ्लो। करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, एग्जांपल सैलरी एंड डिविडेंड, करंट ट्रांसफर, रेमिटेंसेस, गिफ्ट, फॉरेन एड। करंट अकाउंट में हमारे पास रिकॉर्ड होता है डे टू डे ट्रांजैक्शन का, तो किसके रिलेटेड? गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, इनकम हो गया, और जो करंट ट्रांसफर चल रहे हैं उसका हो गया। और ये सेटल हो जाता है शॉर्ट टर्म में, मतलब ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता, शॉर्ट टर्म में, जैसे मान के चलो 1 साल या 1.5 साल इसके बीच में, तो ये आता है करंट अकाउंट में। तो इसमें आता है ट्रेड करना, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, करंट ट्रांसफर। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स होता है जैसे इंपोर्ट करते हैं हम गुड, जब हम इंपोर्ट करेंगे यानी बाहर से हम सामान खरीदेंगे, तो हमारे जो देश की पैसा है वो क्या, बाहर जाएगा। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे यानी कि अपने देश का सामान, अपने देश के गुड्स, उसको हम बाहर के देश में भेजेंगे, तो उससे क्या है, हमारे देश में क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आ गया ट्रेड एंड सर्विस। सर्विस में आ जाता है जैसे आईटी सर्विस हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें ट्रेड इन सर्विस में आ जाती हैं। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट कहते हैं जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि हम इंटरेस्ट गेन करते हैं, डिविडेंड मिलता है, किससे मिलता है? फ्रॉम अब्रॉड, या फिर हम पे करते हैं टू फॉरनर को। उसके बाद आ गया करंट ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफर में आते हैं जैसे रेमिटेंसीज आते हैं, गिफ्ट आते हैं, फॉरेन एड आती है। तो ये एक किस्म से वन वे ट्रांसफ़र होती है भाई। एग्जांपल के तौर पे रेमिटेंस, जैसे फॉरेन में जो हमारा देश का कोई नागरिक रह रहा है, जहाँ का कोई बंदा बाहर रह रहा है, तो वो क्या करता है, वहाँ से इधर पैसे भेजता है। ठीक है, और सेम अगर यहाँ से उनके घर वाले यहाँ रह रहे हैं, तो उसको वहाँ पे अगर पैसे की नीड है, तो यहाँ से वो वहाँ पैसे, तो एक वन वे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है,
जैसे गिफ्ट वगैरह हो गए, गिफ्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, किसी को कुछ भेजना। फॉरेन एड होगी। फॉरेन एड में ये आता है कि जैसे डेवलप्ड कंट्री हैं हमारी, जैसे यूएसए, यूके, तो ये क्या करती हैं, ये सारी डेवलप्ड कंट्री हैं और ये डेवलपिंग हो रही कंट्रियों को, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनको फूड, मेडिसिन या न्यू टेक्नोलॉजी में मदद करती हैं। तो वो हो गया एक फॉरेन एड। इसमें कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं होती है, ये सेटल क्विकली हो जाता है। ठीक है, करंट अकाउंट। उसके बाद आ गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये किसी देश में इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करना, और जिससे की वजह से क्या होता है कि उस देश की जो लाइबिलिटी है, वो एसेट है, वो चेंज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में ये आता है जैसे फॉरेन कंपनी है वो इन्वेस्ट करती हैं, फैक्ट्री में करती हैं, लैंड में करती हैं, या बिजनेस में करती हैं हमारे देश में, इंडिया में। उसके बाद आ गया एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें आता है जैसे जो फॉरेनर है वो खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी खरीदते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में शेयर, बॉन्ड और सिक्योरिटी को खरीदना, जो ये एफपीआई में आता है। उसके बाद आ गया लोन एंड बोरोइंग। जैसे कोई गवर्नमेंट है, जहाँ कोई प्राइवेट है, वो क्या करती है, देती है या लेती है लोन, फ्रॉम अब्रोड से लोन लेती है, ठीक है, या देती है, तो वो आ जाता है लोन एंड बोरोइंग में। एनआरआई डिपॉजिट में आ जाता है, जैसे बैंकिंग कैपिटल के रिलेटेड आ जाता है। उसके बाद आ गया चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आता है कि मैंने पहले ही बताया, जैसे जो आरबीआई है वो बाय करती है या सेल करती है फॉरेन करेंसी को, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, जैसे उसमें सरप्लस आया हो या डेफिसिट आया हो, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बाय और सेलिंग करती है फॉरेन करेंसी का आरबीआई। और ये कैपिटल अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है, ये हमारे ना देश के फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी पे सीधा असर डाल सकती है, सीधा अफेक्ट करती है। तो इसके बाद इसकी समरी में आ गया, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब है, इनफ्लो ग्रेटर देन आउटफ्लो, यानी कि अर्न ज़्यादा करना और स्पेंड कम करना। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब होता है कि इसका ऑपोजिट आ गया, कि स्पेंड ज़्यादा करना है और अर्न कम करना है। ऑटोनोमस फ्लो होती है नॉर्मल ट्रांजैक्शन, जैसे एफडीआई हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। और अकोमोडेटिंग फ्लो हो गया, जैसे यूज टू फिक्स बीओपी, बीओपी को फिक्स करने के लिए जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है भाई ऑटोनोमियस की वजह से, जो ऊपर वाला ऐसे ऑटोनोमियस, उसकी वजह से जो इम्बैलेंस होता है, जैसे सरप्लस या डेफिसिट हो गया, तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए अकोमोडेटिंग फ्लो का यूज़ किया जाता है। जैसे आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद आ गया करंट अकाउंट, ट्रेड, सर्विस, इनकम, शॉर्ट टर्म। ये करंट अकाउंट में जो इसका कंपोनेंट है बीओपी का, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन आती है, जबकि कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया, रिजर्व, ये लॉन्ग टर्म में आता है। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, ये समझा। उसके बाद हमने ऑटोनोमियस फ्लो क्या होता है, और इसको अगर इससे कोई चीज़ डेफिसिट हो या सरप्लस हो जाए, तो उसको फिक्स करने के लिए अकोमोडेटिंग फ्लो का इस्तेमाल किया जाता है। अकोमोडेटिंग फ्लो के बारे में जाना, उसके बाद इसके कंपोनेंट जाने, जैसे करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर जो उसके फीचर आते हैं उसके बारे में जाना, सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के साथ। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।